इंडियन ओशन की नीली गहराइयों में एक ऐसा छोटा सा आइलैंड छिपा है जो नक्शे पर महज एक बिंदी जैसा दिखता है, लेकिन आज ये पूरी दुनिया की महाशक्तियों के लिए एक जियोपॉलिटिकल मिस्ट्री बन चुका है। ये अफ्रीका के पास मौजूद मॉरिशस का वो अगालिगा आइलैंड है जहां पिछले कुछ सालों में ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसने पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज और सैटेलाइट सेंसर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कई डिफेंस एनालिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि धुंध और लहरों के बीच छिपे इस आइलैंड पर भारत ने एक ऐसा सीक्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जिससे भारत इंडियन ओशन का किंग बन जाएगा। यहाँ भारत द्वारा बनाया गया 3 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप, गहरे समंदर में बनाए गए जेटीज और हाईली एडवांस कम्युनिकेशन हैंगर किसी आम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की कहानी नहीं कहते। ये गवाह है उस साइलेंट पावर के जो इंडियन ओशन के इस हिस्से को अपनी मुट्ठी में करने की तैयारी कर चुकी है। यहाँ की फिजाओं में अब परिंदों की चहचहाट से ज्यादा इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट के इंजनों की गूंज सुनाई देती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ ऐसे इलाके में हो रहा है जहां पहले शायद ही कभी दुनिया की नजर गई हो, लेकिन आज वही छोटा सा आइलैंड अचानक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मैप्स पर उभर आया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 3400 किलोमीटर दूर इस बहुत ही छोटे से रिमोट आइलैंड पर भारत इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहा है? क्या ये सिर्फ एक साधारण डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या फिर इसके पीछे इंडिया का कोई बड़ा गेम प्लान छिपा हुआ है? क्या अगालिगा आइलैंड भारत के एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है जिसे भारत ने चुपचाप तैयार किया है ताकि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को सीधा जवाब दिया जा सके? आइए जानते हैं भारत के सीक्रेट बेस अगालिगा आइलैंड की पूरी कहानी। India has committed $680 million in economic assistance to Mauritius. Agalega Island in the Indian Ocean is becoming quite a hot spot lately. India and Mauritius have unveiled new projects, including an airstrip, a jetty, and some other facilities. They're located in the island of Agalega. Government says all the construction work is simply to improve the lives of its residents. There is no agreement to set up a military base in Agalega. मौजूदा वक्त में दुनिया भर की बड़ी ताकतें एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत दुनिया भर में अपनी ताकतें बढ़ा रही हैं। इतिहास गवाह है कि जिसका समंदर पर दबदबा रहा है, दुनिया की राजनीति में उसकी ही चलती रही है। यही वजह है कि यूएसए, चाइना, रशिया और कई यूरोपियन कंट्रीज साम दाम दंड भेद की नीति पर चलकर अक्सर अपनी सीमाओं को समंदर में बढ़ाते रहे हैं और अपने बेसिस, पोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर पकड़ मजबूत करते आए हैं। आज बड़ी सुपर पावर्स दूसरे देशों पर अपने हितों की रक्षा के लिए हमला करने से भी नहीं चूकती है, लेकिन इंडिया हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जिसने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को कभी नहीं अपनाया और हमेशा दूसरे देशों की सीमाओं का सम्मान किया है। लेकिन इसका इंडिया के पड़ोसी देशों ने खूब फायदा उठाया और हमेशा इंडिया को जख्म देने के लिए समंदर को अपना हथियार बनाया। बदलते समय के साथ ये साफ हो गया कि इंडियन ओशन में बढ़ती एक्टिविटीज को नजरअंदाज करना भारत के लिए आसान नहीं होगा, खासकर जब कई ताकतें इसी समुद्र के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश कर रही हो। यही वजह है कि पिछले 1-2 दशकों में इंडिया की इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इंडिया ने सिर्फ अपने कोस्ट की सिक्योरिटी तक सीमित रहने के बजाय पूरे इंडियन ओशन रीजन में एक जिम्मेदार सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभानी शुरू की। इसी पॉलिसी का एक अहम कदम 2015 में सामने आया जब पीएम नरेंद्र मोदी मॉरिशस विजिट पर गए और दोनों देशों के बीच एक बहुत ही अहम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। इस समझौते के तहत इंडिया ने मॉरिशस के अगालिगा आइलैंड की सूरत बदलने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पर $250 मिलियन इन्वेस्ट करने का फैसला किया। असल में अगालिगा मॉरिशस से लगभग 1100 किलोमीटर दूर है, जिस वजह से यहाँ के लोग दशकों से जरूरी फैसिलिटीज से लगभग कटे हुए थे। वहाँ इमरजेंसी के समय मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाना भी मुश्किल हो जाता था। पुरानी हवाई पट्टी इतनी छोटी थी कि वहां सिर्फ छोटे प्रोपेलर प्लेन्स ही उतर सकते थे। भारत ने इसी समस्या को हल करने के लिए सभी जरूरी सिविक फैसिलिटीज बनाने का काम शुरू किया ताकि आइलैंड की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके और वहां रहने वाले लोगों को दुनिया से जोड़ा जा सके। लेकिन जैसे ही भारत ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, इसको लेकर विवाद खड़े होने शुरू हो गए। वेस्टर्न मीडिया और अरब मीडिया में ये खबरें चलने लगी कि भारत सिविलियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आड़ में कुछ बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है। जैसे ही इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश हुई, पूरे ग्लोबल मीडिया में ये न्यूज आग की तरह फैल गई कि इंडिया मॉरिशस में अपना एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है। इसके बाद लोग सवाल उठाने लगे कि क्या इंडिया इस आइलैंड को मिलिटराइज कर वैसा ही कब्जा करने की कोशिश कर रहा है जैसा दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका ने मॉरिशस के डिएगो गार्सिया आइलैंड पर कर रखा है, या जैसा फ्रांस ने रियूनियन आइलैंड पर और यूके ने जिब्राल्टर पर अपना कंट्रोल बना रखा है। इस पूरे मामले की सीक्रेसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता
लगता है कि जब मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर जगन्नाथ से ये मांग की गई कि इस अगालेगा प्रोजेक्ट का अग्रीमेंट पब्लिक कर दिया जाए तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने दलील दी कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि समझौते में एक ऐसा क्लॉज है जो हाईली कॉन्फिडेंशियल है और भारत सरकार कतई नहीं चाहती कि वो जानकारी मीडिया के सामने आए। दोनों देशों की सरकारों ने बार बार यही कहा कि भारत का ये $250 मिलियन का अगालेगा प्रोजेक्ट सिर्फ मॉरिशस के डेवलपमेंट के लिए है, जिसका उद्देश्य वहां की एयर एंड सी कनेक्टिविटी को बढ़ाना और वहां के लोकल्स को फायदा पहुंचाना है। लेकिन इस दलील के बाद भी मामला ठंडा नहीं हो सका। उल्टा न्यूज मीडिया एजेंसी अल जजीरा ने इस आग में घी डालने का काम किया। 2021 में अल जजीरा ने अगालेगा आइलैंड की कुछ ऐसी सैटेलाइट इमेजेस जारी की जिनमें कई ऐसी चीजें दिखाई दी जिन्होंने भारत के इस पूरे प्रोजेक्ट पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ अगालेगा आइलैंड पर बड़ी संख्या में इंडियन वर्कर्स के रहने के लिए कॉलोनीज बनाई गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस आइलैंड पर कोई छोटी पोर्ट फैसिलिटी नहीं बल्कि भारत लगभग 3 किलोमीटर का एक विशाल रनवे तैयार कर रहा है। यह रनवे इतना बड़ा है कि इस पर भारतीय नौसेना के हेवी मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जैसे कि P-8I पोसाइडोन आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया कि इस रनवे के साथ साथ 2 बड़े हैंगर्स भी बनाए गए हैं जो आमतौर पर फाइटर जेट्स या बड़े रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ तस्वीरों के आधार पर यह भी दावा किया गया कि वहां दिखाई देने वाले एयरक्राफ्ट असल में P-8I पोसाइडोन हो सकते हैं जो समुद्र में मौजूद सबमरीन्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा आइलैंड के वेस्टर्न कोस्ट पर एक विशाल और नई डीप वाटर जेटी भी बनती दिखाई दी जो रिपोर्टर्स के अनुसार पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। रिपोर्ट्स में इस बात पर जोर दिया गया कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वहां मॉरिशस के छोटे जहाजों के अलावा भारतीय नौसेना के भारी भरकम डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स भी आसानी से डॉक कर सके। रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा यह था कि इस आइलैंड पर इंडिया कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रेडार सिस्टम्स भी इंस्टॉल कर रहा है जो इंडियन ओशन में चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए काम आ सकता है। रिपोर्ट्स में सबसे कंट्रोवर्शियल बात यह कही गई कि इस प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से ऐसे एग्रीमेंट्स के तहत है जिनकी पूरी जानकारी मॉरिशन पार्लियामेंट में भी रिवील नहीं की गई है। इसके अलावा अल जजीरा की रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा यह किया गया कि कंस्ट्रक्शन साइट का यह पूरा एरिया अगालेगा के लोकल्स के लिए एक रेस्ट्रिक्टेड जोन बन चुका है जहां आम नागरिकों की एंट्री पूरी तरह बंद है। आमतौर पर इस तरह के सख्त रेस्ट्रिक्शन सिर्फ स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री जोन्स पर ही लगाए जाते हैं और यही वजह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर बहस और भी तेज हो गई। इसके बाद सिर्फ ग्लोबल मीडिया ही नहीं बल्कि भारतीय लोगों के मन में भी ये सवाल उठने लगे कि आखिर भारत ये सब क्यों कर रहा है। देखा जाए तो मॉरिशस कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब नहीं है और अगालेगा आइलैंड तो मेनलैंड मॉरिशस से भी करीब 1100 किलोमीटर दूर है जहां पहुंचने के साधन भी बेहद सीमित है। अगालेगा के साथ कनेक्टिविटी का हाल ये है कि यहाँ जरूरी सामान को पहुंचाने के लिए MV ट्रोशेटिया नाम की एक शिप ही है जो 3 महीनों में सिर्फ एक बार अगालेगा पहुंचती है। इस छोटे से आइलैंड पर ना बड़े शहर है ना होटल और ना ही कोई टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरा का पूरा आइलैंड घने जंगलों से भरा हुआ है जहां मुश्किल से अगालेगियन कबीले के सिर्फ 300 ट्राइबल्स रहते हैं जिनकी जिंदगी मछली पकड़ने या कोकोनट फार्मिंग पर निर्भर है। यानी देखा जाए तो इकोनॉमिकली भी ये आइलैंड कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, जिससे ये सवाल और भी गहरा हो गया कि ये छोटा सा अंडर डेवलप्ड आइलैंड भारत के लिए क्यों इतना जरूरी है और क्यों भारत सरकार यहाँ अरबों रुपए खर्च कर रही है। दुनिया की नजरों से छुपाकर इंडिया यहाँ ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था जो मीडिया में आने के कारण पूरी दुनिया की नजरें अचानक इस छोटे से आइलैंड पर टिक गई। ये समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और उस दौर में जाना होगा जब ये आइलैंड दुनिया की नजरों से काफी दूर था। अगालेगा आइलैंड की डिस्कवरी का क्रेडिट 16th सेंचुरी के पोर्चुगीज एक्सप्लोरर ओवान दे नोवा को दिया जाता है जिन्होंने पहली बार इस गुमनाम जमीन को दुनिया के नक्शे पर जगह दी। बाद में 18th सेंचुरी में यह आइलैंड मॉरिशस के बाकी आइलैंड्स की तरह फ्रेंच हुकूमत के कब्जे में आया, लेकिन यूरोप में जब नेपोलियन की हार हुई तो फ्रांस ने मॉरिशस और उसके साथ जुड़े सभी छोटे आइलैंड्स ब्रिटेन को सौंप दिए जिसमें अगालेगा भी शामिल था। अगले 150 सालों तक ये आइलैंड्स लंदन की हुकूमत के साए में रहे, लेकिन फिर आया साल 1968 जब मॉरिशस ने ब्रिटेन की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। हालांकि ब्रिटेन ने मॉरिशस के एक आइलैंड डिएगो गार्सिया को मॉरिशस से छीन लिया, लेकिन खुशकिस्मती से अगालेगा आइलैंड मॉरिशस के पास ही रहा और आजाद देश का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। लेकिन आजादी के बाद भी दशकों तक ये आइलैंड गुमनाम ही रहा, मानो कुदरत ने इसे किसी बड़े मकसद के लिए सहेज कर रखा हो। अगालेगा असल में 2 अलग अलग आइलैंड से जुड़कर बना है, जहाँ
एक तरफ नॉर्थ आइलैंड और दूसरी तरफ साउथ आइलैंड है। इसका नॉर्थ वाला हिस्सा लगभग 12 किलोमीटर लंबा है, जो कभी घने जंगलों और नारियल के पेड़ों से ढका रहता था, लेकिन आज यही वो जगह है जिसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। वही साउथ वाला हिस्सा जो करीब 7 किलोमीटर में फैला है, आज भी दलदली जमीन और घने जंगलों से घिरा हुआ अपनी कुदरती शक्ल में है, जहां इंसान के कदम आज भी कम ही पड़ते हैं। पूरे आइलैंड का टोटल एरिया करीब 26 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, जो एक छोटे शहर से भी कम है। लेकिन इस छोटी सी जमीन में आखिर ऐसी कौन सी ताकत छिपी है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इस छोटे से आइलैंड की अहमियत अचानक बहुत बढ़ गई है, और इंडिया आखिर इस पर लंबे समय से अपना कंट्रोल क्यों चाहता था? ये समझने से पहले हमें मॉरिशस और इंडिया के रिश्तों को समझना होगा। मॉरिशस और इंडिया के संबंधों की जड़ें 19th सेंचुरी में छिपी है, जब गिरमितिया प्रथा के तहत इंडिया से लाखों मजदूरों को गन्ने के खेतों में काम करने के लिए वहां ले जाया गया था। आज मॉरिशस की लगभग 70% पॉपुलेशन भारतीय मूल की है। वहां का मुख्य धर्म हिंदुइज्म है और जनता का दिल इंडिया के लिए धड़कता है। यही वजह है कि मॉरिशस को अक्सर इंडियन ओशन का लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। वहां की पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर में इतना डीप इंडियन इन्फ्लुएंस है कि दोनों देशों के बीच एक नेचुरल ट्रस्ट हमेशा से रहा है। इंडिया के लिए मॉरिशस परिवार के सदस्य जैसा है, और यही विश्वास स्ट्रेटेजिक डील्स की पहली शर्त होती है। आजादी के बाद से ही इंडिया ने मॉरिशस की सुरक्षा में एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है। मॉरिशस आज जिस मॉडर्न फॉर्म में दिखता है, उसके कंस्ट्रक्शन में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां के मेट्रो नेटवर्क से लेकर सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, हॉस्पिटल, सिविल सर्विस कॉलेज और फोरेंसिक लैब तक सब कुछ इंडिया की मदद से बना है। इंडिया ने पिछले कई सालों में मॉरिशस को हजारों मिलियन डॉलर्स का लोन और भारी भरकम ग्रांट दी है। हजारों हाउसिंग यूनिट्स और कम्युनिटी सेंटर्स इंडिया ने वहां के आम लोगों के लिए बनाए हैं। ट्रेड और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में भी मॉरिशस पूरी तरह इंडिया पर निर्भर है। आमतौर पर किसी भी देश की बैकबोन उसकी ब्यूरोक्रेसी और उसका सिक्योरिटी अपैरेटस होता है, लेकिन मॉरिशस के मामले में यह पूरा तंत्र काफी हद तक भारतीय अधिकारियों के हाथों में है। एग्जाम्पल के तौर पर मॉरिशस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि पूरे देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो एक फॉर्मर R&AW ऑफिसर कुमारिसन इलांगो है। एक भारतीय अधिकारी का किसी दूसरे देश की इतनी बड़ी सिक्योरिटी पोस्ट पर होना दोनों देशों के बीच के गहरे स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को दर्शाता है। इतना ही नहीं, मॉरिशस की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाले नेशनल कोस्ट गार्ड को भी एक इंडियन नेवी ऑफिसर लीड कर रहे हैं, और मॉरिशस पुलिस फोर्स के पुलिस हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन की कमान भी इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर के पास है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मॉरिशस की कई क्रिटिकल और सेंसिटिव पोजीशंस पर इंडियन ऑफिशियल्स तैनात है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सभी अधिकारी डेप्यूटेशन पर वहां भेजे गए हैं, जिसका मतलब है कि वो ऑफिशियली अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही एम्प्लॉइज है और सिर्फ एक निश्चित समय के लिए अपनी सर्विसेज वहां दे रहे हैं। इस लेवल का इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस और कोऑपरेशन पूरी दुनिया में किन्हीं दो देशों के बीच शायद ही कहीं और देखने को मिले। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि चाहे कश्मीर का सेंसिटिव इशू हो या UNSC में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप की दावेदारी हो, मॉरिशस हमेशा एक चट्टान की तरह इंडिया के सपोर्ट में खड़ा नजर आता है। वहां के प्राइम मिनिस्टर से लेकर छोटे बड़े ब्यूरोक्रेट्स तक हर किसी के लहजे में इंडिया के लिए जो सम्मान दिखता है, उसके पीछे दशकों का गहरा ऐतिहासिक रिश्ता और साझेदारी है। इंडिया और मॉरिशस के पॉलिटिकल रिलेशंस में सबसे बड़ा मोड़ साल 1983 में तब आया था, जब उस समय मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर अनिरुद्ध जगन्नाथ की सरकार राजनीतिक संकट से गुजर रही थी और देश में कू की आशंका को लेकर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। तब इंडिया ने अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर ऑपरेशन लाल डोरा को अंजाम दिया, जिसके चलते अनिरुद्ध जगन्नाथ की सत्ता गिरने से बच गई। यही वजह है कि ये पार्टी और जगन्नाथ फैमिली इंडिया के हमेशा आभारी रहे हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के सबसे लंबे समय तक PM रहे और उनके बेटे प्रविंद जगन्नाथ ने भी इंडिया को हमेशा अपना ब्रदर नेशन माना। एक और दिलचस्प बात यह है कि इंडिया का प्रभाव केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं है। आज की ऑपोजिशन और मॉरिशियन मिलिटेंट मूवमेंट के प्रमुख पॉल बेरिंजर, जो कभी 1983 में कू की कोशिशों का हिस्सा थे, आज खुद कट्टर प्रो इंडिया लीडर है। अगर अगालेगा आइलैंड्स की बात करें तो इंडिया इसको लेकर 2000 के दशक से ही कोशिशें कर रहा था। इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट साल 2005 में हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने मॉरिशस का दौरा किया। उस समय यूं तो ऑफिशियली कई एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन पर्दे के पीछे अगालेगा को लेकर भी नेगोशिएशन शुरू हो चुकी थी। इसके बाद साल 2006 में US नेवल इंस्टीट्यूट में एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और डिप्लोमैट्स के होश उड़ा दिए।
इस रिपोर्ट में एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया था कि मॉरिशस इंडिया को अपने 2 आइलैंड्स नॉर्थ एंड साउथ अगालेगा को लीज पर देने वाला है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हड़कंप मच गया। खासकर वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो इस डील की गहराई और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को बखूबी समझते थे। ग्लोबल पॉलिटिक्स में किसी भी टेरिटरी का लीज अग्रीमेंट आमतौर पर 99 से 100 साल का होता है, जिसका सीधा मतलब ये था कि अगर ये डील फाइनल हो जाती तो इंडिया लगभग 1 सदी के लिए इस आइलैंड का डिफैक्टो ओनर बन जाता। हालांकि उस वक्त दोनों देशों की सरकारों ने आधिकारिक तौर पर किसी भी सॉवरेनिटी ट्रांसफर या लीज की बात से इनकार कर दिया। इसके बाद समय गुजरता रहा, लेकिन अगालेगा आइलैंड को लेकर अटकलें खत्म नहीं हुई। 2012 में खुद मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान में कहा कि उन्होंने इंडिया के सामने एक ऑफर पेश किया है, जिसमें वो एक टैक्स डील के बदले में इंडिया को अगालेगा आइलैंड देने वाले हैं। इस बयान के सामने आते ही इंटरनेशनल लेवल पर हलचल मच गई, लेकिन एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ कि मॉरिशस अपनी इस बात से पलट गया और उसने ऑफिशियली ऐसी किसी डील से इनकार कर दिया। लेकिन इससे यह साफ हो गया था कि अगालेगा आइलैंड को लेकर पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच कोई ना कोई बड़ी बातचीत जरूर चल रही थी। काफी समय तक ये सब सिर्फ अंदाजे और कयास ही बने रहे, लेकिन इस बीच 2014 में इंडिया में सरकार बदली और 2015 में इंडिया और मॉरिशस के बीच अगालेगा आइलैंड को लेकर ऑफिशियली एक बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ। इस समझौते के तहत इंडिया को अगालेगा आइलैंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की अनुमति दी गई और इंडिया ने करीब $250 मिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, जिसमें एक लंबा मॉडर्न रनवे, जेटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज और कई सिविक एमिनिटीज बनाने की योजना शामिल थी। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर इंडिया के लिए जंगलों से घिरा ये छोटा सा अगालेगा आइलैंड इतना जरूरी क्यों है कि इंडिया इसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स पानी की तरह बहा रहा है। सच ये है कि ये आइलैंड सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि इंडियन ओशन की रणनीतिक शतरंज पर भारत की वो चाल है जिसने बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी है। बेशक इस आइलैंड का साइज महज 26 स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी लोकेशन में छिपी है। ये आइलैंड इंडियन ओशन के उस इलाके में है जहां से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच जाने वाले कई बड़े शिपिंग रूट्स गुजरते हैं। दुनिया के कई ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स इसी इलाके से होकर निकलते हैं। स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो अगालेगा समुद्र के बीच लगा एक ऐसा हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरा है जहां से पूरे साउथ वेस्ट इंडियन ओशन की एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सकती है। यही वजह है कि चीन समेत कई वेस्टर्न देशों को चिंता थी कि अगर भारत यहां मजबूत प्रेजेंस बना लेता है तो वो उस क्षेत्र से गुजरने वाले प्रमुख ट्रेड रूट्स और इंडियन ओशन के स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स इसकी तुलना उस तरह की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस से करते हैं जैसी अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में बना रखी है। उनका मानना है कि इसके जरिए इंडिया अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को हजारों किलोमीटर आगे तक स्ट्रेच कर सकता है, जिससे वो न केवल और देशों के मर्चेंट शिप्स की मॉनिटरिंग कर पाएगा, बल्कि किसी भी युद्ध की स्थिति में दुश्मन के बेड़े को बीच समुद्र में ही रोकने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेगा। दरअसल आज इंडियन ओशन केवल ट्रेड रूट का रास्ता नहीं रहा, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का एक अहम बैटल ग्राउंड बन चुका है। यहाँ मेनली दुनिया की 3 बड़ी ताकतें इंडिया, चाइना और यूएसए अपनी अपनी रणनीति के साथ मौजूद है। चीन पिछले कुछ सालों से एक बहुत अहम जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर काम कर रहा है। इसके तहत चीन इंडियन ओशन में ट्रेडिंग पोर्ट स्टैब्लिश करने के नाम पर भारत को चारों तरफ से घेरने के मकसद से मिलिट्री बेसिस का जाल बिछा रहा है। चीन ने इसी प्लान के तहत पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट विकसित किया है, जो भारत के वेस्टर्न कोस्ट के ठीक सामने अरेबियन सी में चीन को स्थायी जगह देता है। श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट को डेड ट्रैप में फंसाकर 99 साल की लीज पर लेना चीन की एक और बड़ी चाल थी, जो भारत के सदर्न टिप के ठीक नीचे एक पोटेंशियल नेवल बेस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर स्थित जिबूती बेस चीन का पहला आधिकारिक ओवरसीज मिलिट्री बेस है, जो सुएज कैनाल के एंट्रेंस पर कंट्रोल रखता है। म्यांमार का क्याओ किप्यू पोर्ट और मालदीव का फेदू फिनोलू द्वीप इस घेरे को पूरा करते हैं, जिससे बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी तक चीन की मौजूदगी भारत के लिए एक कंटिन्यूस हेडेक बनी हुई है। चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के नाम पर यूएसए भी इस क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा है। इंडियन ओशन के ठीक केंद्र में स्थित डिएगो गार्सिया, जो चागोस आर्चिपेलागो का हिस्सा है, अमेरिका का सबसे शक्तिशाली और विशाल मिलिट्री बेस है। ऐसे माहौल में इन दोनों महाशक्तियों के बीच अपनी जगह बनाने और चीन की घेराबंदी को तोड़ने के लिए भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति पर काम शुरू किया है। इसके तहत भारत ने ओमान के डकम पोर्ट, इंडोनेशिया के सबंग पोर्ट और ईरान के छाबार पोर्ट तक रणनीतिक पहुंच हासिल कर ली है
और मॉरिशस का अगालेगा आइलैंड भी इससे जुड़ा है, जो साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में इंडिया को काफी ज्यादा फायदा देगा। भारत का सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर प्रोजेक्ट इसी पॉलिसी पर बेस्ड है, जिसके जरिए भारत सीशेल्स, मालदीव्स और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को सुरक्षा और आर्थिक सहायता देकर उन्हें चीन के प्रभाव से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। अगालेगा आइलैंड इसी रणनीति में भारत को साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में एक मजबूत फुटहोल्ड देता है। अगर यहाँ मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल मैरीटाइम पेट्रोल के लिए किया जाता है तो भारत को इस पूरे रीजन में बेहतर निगरानी की क्षमता मिल सकती है। यहाँ से भारत इंडियन ओशन में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को सीधे काउंटर कर सकता है। भारतीय नौसेना के P-8I पोसाइडन सर्विलेंस एयरक्राफ्ट लंबे समुद्री इलाकों में सबमरीन्स और शिप्स को ट्रैक करने के लिए जाने जाते हैं और अगालेगा का लंबा रनवे ऐसे एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह बन सकता है। हालांकि भारत और मॉरिशस दोनों ही इसे ऑफिशियली सैन्य बेस कहने से बचते रहे हैं और इसे सिविलियन डेवलपमेंट बताते हैं, लेकिन इस डील की कॉन्फिडेंशियलिटी और यहाँ बना विशाल मिलिट्री ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर साफ संकेत देता है कि भारत अब डिफेंसिव मोड छोड़कर इंडियन ओशन में अपनी सॉवरेनिटी को मजबूती से स्टैब्लिश कर रहा है। यही वजह है कि वेस्टर्न मीडिया और चीन इस छोटे से आइलैंड पर भारत की प्रेजेंस से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इस बीच इस आइलैंड के कुछ लोकल्स ने चिंता भी जताई कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से उनकी जिंदगी प्रभावित हो सकती है। उनके इस डर की जड़ें इतिहास में भी है, क्योंकि इसी रीजन में डिएगो गार्सिया का एग्जाम्पल मौजूद है। 1960s और 1970s में डिएगो गार्सिया के साथ जो हुआ वो मानवता के हिस्ट्री का एक काला अध्याय है। उस वक्त यूके और यूएस ने अपने मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए वहां के हजारों नेटिव चागोसियंस को उनके घरों से जबरन बेदखल कर उन्हें जहाजों में भरकर दूसरे देशों में लावारिस छोड़ दिया था। अगालेगा के कुछ लोगों को भी यही डर था कि रनवे और जेटी का विस्तार कहीं उन्हें उनकी अपनी ही मिट्टी से बेदखल ना कर दे। मगर यहाँ कहानी का दूसरा पहलू इंडिया की वो बेदाग छवि है जो उसे यूएसए, यूरोप या चाइना जैसे एक्सपेंशनिस्ट देशों से अलग खड़ा करती है। दुनिया गवाह है कि इंडिया ने कभी भी अपनी मदद के बदले किसी देश की सोवरेनिटी को गिरवी नहीं रखा। मॉरिशस की सरकार का इंडिया पर अटूट भरोसा इसी ऐतिहासिक सच्चाई पर टिका है कि इंडिया उसका एक जिम्मेदार बड़ा भाई रहा है। अगालेगा के बहुत से लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के आने से आइलैंड के विकास का रास्ता भी खुला है। जहां पहले जरूरी सामान और मेडिकल हेल्प पहुंचने में महीनों लग जाते थे, वहीं अब बेहतर रनवे, जेटी और बेटर फैसिलिटीज से वहां की कनेक्टिविटी काफी सुधर रही है। 2024 में अगालेगा का ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया, जिसका इंडिया और मॉरिशस ने मिलकर वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। इसके साथ ही आइलैंड पहली बार ग्लोबल स्ट्रेटेजिक मैप पर इतने बड़े पैमाने पर सामने आया। अब भारत के पास इंडियन ओशन के इस स्ट्रेटेजिक कॉर्नर में एक ऐसी जगह है जहां से वो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकता है। इसके बाद साल 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान इस बात पर मुहर लगाता है कि भारत के अगालेगा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव किसी पर कंट्रोल करना नहीं, बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन को सिक्योर और प्रॉस्पेरस बनाना है। यही वजह है कि अगालेगा आइलैंड आज सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड नहीं रहा, बल्कि इंडियन ओशन की बदलती जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसा बिंदु बन चुका है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है।